नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो देश के प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत का भी अपमान करेंगे? क्या हमारे देश के तमाम सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में है, सत्ता में है, उनके लिए इस देश के सैनिकों, इस देश के पुलिसकर्मियों, इस देश के तमाम सारे सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों का जीवन कोई मायने नहीं रखता? वो सिर्फ राजनीतिक बिसात पर काम करेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकारें इस देश के अंदर सिर्फ हिंसा और हिंसा को बढ़ावा देगी, निकृष्टता को बढ़ावा देगी और तमाम तरह के गलत अपराध करवाएंगे? और क्या राहुल गांधी अब इतने मैच्योर हैं कि वो इनसे लड़ सकेंगे और जवाब दे सकेंगे सकारात्मक अंदाज में, सकारात्मक राजनीति के तौर पर? जी हाँ, ये सारे विषय आज खड़े। ये विषय इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख ने जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत और श्री राजीव गांधी की शहादत को लेकर के किया, वह अपने आप में निंदनीय है। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बचाने के लिए शहीद हो गए। 31 गोलियां लगी थी, पूरा शरीर छलनी था, सिर्फ किस लिए कि जिससे पंजाब भारत से न टूटे और वो भारत का हिस्सा बना रहे। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान के लिए कोई प्रधानमंत्री होता उसको जिंदगी भर पूजा जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ही वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी ही वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अमेरिका और चीन को धता बताकर, चीन से छीन कर सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया था, नहीं तो एक स्वतंत्र राज्य था। और श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने आपातकाल लगाकर इस देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया था, अराजकता में जाने से बचाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने इस देश के तमाम हिस्सों को एक करके रखा और किसी को भी आंच नहीं आने दी। भारत की भौगोलिक सीमाएं बढ़ी ना कि घटी। तो यह अपने आप में श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बन गया है, अब उस पर आंख उठा के देखना भी मुनासिब नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने अपने बेटे संजय गांधी के लिए बनाई गई मारुति कंपनी, जो उनकी अपनी कंपनी थी, उसे इस देश को दान दे दिया था। उन्होंने अपने गहने इस देश के लिए सैनिकों को दान दे दिए थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दान दे दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिसने यह किया हो और फिर अपनी जिंदगी भी देके इस देश को चली गई हो, उनके लिए अब शब्द कहे जाए। उनके बेटे जो देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटों के साथ में भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो राजीव गांधी इस देश को बचाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने जो किया, उसी कारण वो भी शहीद हुए। और उनकी शहादत का यदि मजाक उड़ाया जाए, उस पे गंदे कमेंट किए जाए, तो आप क्या कहेंगे?
जिसने इस देश को सूचना प्रौद्योगिकी दी, जिसने इस देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी, जिसने इस देश को चंद्रायन बनाने किया, सूर्य पर कार्यक्रम दिया, मंगल पर कार्यक्रम दिया, उस शख्स के लिए आप इस तरह की बातें करें, शर्म आती है उस भारतीय जनता पार्टी पर, लज्जा आती है कि वह भारतीय जनता पार्टी है जो चाल, चरित्र, चेहरा, आदर्श की बात करती है, इतना गिर गई है, इतना निकृष्ट है, आज दिख रहा है। यदि ऐसा करते हैं तो आप समझो। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी कि यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो इस पर माफी मांगिए और देश को बताइए कि उनका क्या है। तो यह स्थिति। उधर दूसरी तरफ नफरत और सारी चीज की जो राजनीति, जो कहते थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शांति ले आए हैं और न जाने क्या क्या कहते थे, पूर्वोत्तर से लेके सब जगह, वो नफरत में इतने अंधे हो गए और उसका नतीजा ये कि पिछले 38 दिनों 9 आतंकी हमले हुए और 2 महीने की बात करें तो 2 महीने में 11 आतंकी हमले हो चुके। तो 9 आतंकी हमले में 12 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं और 13 हमारे जवान घायल हुए हैं। यह ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल से इतर तो और ज्यादा है, और 10 नागरिकों की मौत हुई। इसके अलावा 50 से अधिक लोग घायल हैं, कई पुलिसकर्मी मरे, कई और दूसरे सशस्त्र बलों के लोग मरे। तो इससे आप समझिए सेना के अफसर भी मर रहे हैं और वो मर रहे हैं। आज ही 5 लोग मरे। सेना का एक कैप्टन नया अपने कैरियर को शुरू कर रहा था, शहीद हो गया, उसके साथ 4 जवान भी शहीद। तो आप ये सोचिए। और यदि बात करें कि पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है, तो 2-3 साल के भीतर कई दर्जन सेना के जवान शहीद हो गए, अफसर शहीद हो गए। मैं पुलवामा की बात नहीं करता हूं, मैं कोई और बात नहीं करता, अभी चंद साल की बात कर, 2-3 साल। इसके अलावा तमाम आतंकी हैं, लेकिन शर्म नहीं आती इस देश की सरकार। और सैन्य बलों ने 5 आतंकी भी इस दौर में मारे, लेकिन उन्होंने हमारे 1 दर्जन मारे, उसके अलावा मारे। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है। जवान मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, दूसरे और लोग मारे जा रहे हैं, लगातार हो रहा है। पहले सिर्फ कश्मीर में होता था, अब जम्मू में भी होने लगा है। यह दशा हो तो सोचिए। उधर मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की लगातार हम स्थितियां देख रहे हैं, और मणिपुर में जिस तरीके से हालात हैं आज, 250 लोग मर चुके हैं, 14 महीने हुए हैं, और 1500 से अधिक लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। 60,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए और 28 लोग का पता ही नहीं है वो मर गए कि जिंदा है क्या नहीं है, कुछ नहीं। इसके बाद करीब 58,000 लोग रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। अब आप सोचिए, राहत शिविरों में रह रहे हैं। अभी शांति वहां की हो नहीं पाई और वहां स्टेट प्रायोजित हमले हुए, स्टेट प्रायोजित हिंसा है, इस कारण से यह। और यह अभी शांत नहीं हुआ था, त्रिपुरा में यही लगातार हो रहा है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को मारा जा रहा है, तमाम के हाथ काटे जा रहे हैं, तमाम के साथ कुछ और हो रहा है। क्यों? क्योंकि सच की आवाज बुलंद होती है तो तकलीफ है।
इस तरह की स्थिति कि जब यह चल रहा हो तो आप सोचिए 38 दिन में यह उपलब्धि है नरेंद्र मोदी सरकार की कि लगातार, चाहे 9 जून हो, उस दिन घटना हुई आतंकी, 11 जून को हो, 12 जून को हो, फिर 26 जून को हो, फिर 6 जुलाई को हो, फिर 8 जुलाई को हो, फिर 9 जुलाई को हो, और फिर 15 जुलाई को, और अब फिर हो। तो रोज ये हो रहा है और कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ दावे किए जाते हैं, हमने एलजी की ताकत बढ़ा दी, हमने ये कर दिया, हमने ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा शुरू कर दिया, और ये कर दिया। यही चल रहा है और कुछ नहीं। उधर लद्दाख में आप देखिए, लद्दाख में लगातार चीन हमारी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है और सारी चीजें हो। और जब यह सब हो रहा हो तब आप कहेंगे कि हम क्या करें, हम तो घूम रहे हैं, हम इटली घूम आए, हम रसिया घूम आए, हम ऑस्ट्रिया घूम आए, और घूम के आके देश को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तो यह स्थिति है, सिर्फ घूम आए, अपनी अय्यासी कर आए, और कुछ देश को नहीं मिला। देश से दे जरूर आए कि हमें सम्मान दे दो, हमसे कुछ भी ले, मुनाफा जरूर दिला दिया अदानी अंबानी जैसे लोग। पेट्रोलियम को जो आयात होता है उससे सबसे बड़ा मुनाफा वो कमा रहे। बिजली के लिए जो कोयला और दूसरी चीजें हैं उसके नाम पे कमा रहे, और बहुत सारे धंधे। तो धंधा कराए किनके लिए? अदानी अंबानी जैसे लोग। तो यह स्थिति, और अराजकता की क्या स्थिति है वह भी जानना जरूरी है। आप देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और नरेंद्र मोदी बीजेपी की ही सरकार में मंत्री रहे मुकेश साहनी, जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके पिता की सरेआम हत्या कर दी जाती है, सरेआम। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं। कहते थे बिहार में कि अरे सुशासन हो गया। भाजपा और जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और स्थिति है जंगल राज नहीं। आज वहां कोई राज ही नहीं है, वहां तो सब अराजकता चल रही। कोई किसी को मार दे, कोई किसी के साथ कुछ कर दे, और क्या है, यह हालात हैं। तो यह स्थिति है कि अपने ही पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है सरेआम। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, कुछ नहीं। ये हालात हो, ये हालात है कि मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में मार डाला जाता है युवक। मध्य प्रदेश, वहां भी डबल इंजन सरकार, मार डाला जाता है, और उसके बाद में इंसाफ के लिए घर परिवार की महिलाएं जाती हैं, सब लोग जाते हैं कि हमारे परिवार के साथ ये अन्याय हुआ है, तो कोई सुनने को नहीं तैयार होता है। वो कलेक्टर के दफ्तर में जाती हैं, अंत में उन्हें निर्वस्त्र होना पड़ता है, निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ता है। यह दशा आ गई है कि कभी द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था, कभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र किया गया था। वहां एक द्रौपदी थी, वहां 3 द्रौपदी तो स्पष्ट रूप से वीडियो कैमरे में आ गई। शेष जाने कितनी रही होंगी बता नहीं सकते, क्योंकि वहीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी। यानी कितनी लड़कियां निर्वस्त्र हुई। और अब मध्य प्रदेश में हो रहा है, और मध्य प्रदेश में हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं। सरकार शहीदों के बारे में क्या करेगी? तब राहुल गांधी कहते हैं हर भारतीय की यही मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों पर, जवानों के गुनाहगारों पर कड़ी कार्रवाई करे। वो कार्रवाई करे, हम उनके साथ हैं, हम उनके परिवार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका से लेके तमाम सारी एजेंसियों में, तमाम सारी जगह कब्जा इनका है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा यह है कि देश बर्बादी में जा रहा है। देश की स्थिति यह कर दी है
कि अब कोई भी इस पर नहीं बात कर सकता। देश के लोगों को मरने, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। आज आप ये स्थिति देखिए कि देश का मध्यम वर्ग, जो जिसे कोई लाभ नहीं मिलता, ऊपर वाले को कॉर्पोरेट टैक्स से छूट मिल जाती है, नीचे वाले को सरकार मदद कर देती है, बीच में वो पिसता है दोनों पटों के बीच। वो न यहां का है न वहां का। और नतीजा क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 25% के उच्चतम स्तर से जो घरेलू ऋण है वो बढ़ करके करीब 41% हो गया है। 41%, यानी मध्यम वर्ग कर्ज में डूब गया है। इस देश का मध्यम वर्ग करीब करीब आधा जो है कर्ज में डूब गया है। तो आधा तो कर्ज में डूब गया। इसके बाद में पिछले 15 वर्षों में घरेलू बचत सबसे कम है, करीब 19% कम, 18.9%। तो 19% के करीब कम यह स्थिति है। भविष्य क्या होगा, ये किसी एक की दशा नहीं, पूरे देश की ये दशा है। इस दशा में ला करके खड़ा कर दिया। काम काज करने की जो उम्र है वो तो बढ़ गई। जो लोग 55 साल तक काम करके फिर ऐश से करते थे, वो स्थिति हो गई कि वो 60 साल तक की स्थिति में, 70 साल तक की स्थिति में आ गई कि काम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है, फिर भी घरेलू बचत नहीं है। घरेलू बचत नीचे आ गई। एक समय में दोनों बराबर की स्थिति में आ गए, आज बिल्कुल स्थिति बदली। तो इस दशा में आ गया। तब आता है कि कौन लड़ेगा, कौन आवाज बनेगा इन सब। तो सबसे बड़ा जो जवाब देते हैं वो जवाब देते हैं दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट में से नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न विजेता अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कहते हैं अब राहुल गांधी इतने मैच्योर हैं कि वही एक ऐसे हैं जो आज देश को कहीं पर बचा सकते। उन्होंने कहा उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। जब वो ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ते थे तब वो वहां के टीचर थे, और कहे तब मैं मास्टर था, मेरे पास कई बार वो आते थे। उन्हें राजनीति में रुचि नहीं थी, इसलिए वो भ्रमित थे कि उन्हें क्या करें वो। लेकिन आज वो भ्रम खत्म हो चुका है। आज वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और सबके जरिए पूरे देश में और देश को उन्होंने समझा है, उसके बाद वो देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्हें हर चीज का ज्ञान। और आज वो विपक्ष के नेता के तौर पे उन्हें अब यह सिद्ध करना है कि वो किस तरह से देश के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसको लेकर के लड़ते हैं। तो अब राहुल गांधी ही एकमात्र उम्मीद बचे, क्योंकि देश के अंदर दूसरा और कोई ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा एक ओरा बना रखा, उसे यदि किसी एक में क्षमता है तो वो राहुल गांधी। शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष उन पर सबसे ज्यादा हमला कर पाए, उनके परिवार पर हमला कर पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राहुल गांधी से उनकी कई बार वार्ता होती थी। वो एक मेधावी छात्र थे, योग्य थे, पर राजनीति में रुचि नहीं। लेकिन आज उन्होंने अपने आप को अभूतपूर्व रूप से बदला है और उन्होंने वो सारी चीजें समझी हैं, सीखी हैं। तो इसलिए उनका जो प्रदर्शन है, हालिया प्रदर्शन, वो असाधारण है। इतना असाधारण कि वो आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। निश्चित रूप से हम भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी आवाज बने उन हर मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों पर यह देश आज पीड़ित हो। तो इंतजार रहेगा संसद के सत्र का कि राहुल गांधी अब क्या करते हैं। जय